लोग खड़े हुए। नैतिक शिक्षा में क्या पाठ कर सकते हैं? आज सुनने जाएंगे शिक्षा को कंप्यूटर पढ़ाओ एक बार का रिपीट करवा दे सर। हिंदी किताब है कोई पास तो ये है और सर लो हिंदी में दे दो सर। किताब आ रहा है तो हम इसको मतलब
तू शांत रह, हमको पता चला रहा है मुझे हमारे मार खा के कोई बन जाता है ना बोल दोबारा ऐसा काम करना चाहिए। यहाँ से सुनो ठीक सुनो, जितना रिपीट करवाया जा रहा है उसका एग्जैक्ट राइट आंसर याद होना चाहिए, ये ध्यान रखो। मैं लाख घूसा सकती जान दी बाहर से डंडो हमारे सीधा और ध्यान दी हम खुदे तोड़ के ले गए भाई ये दाल बहुत खाए हैं सड़ा सड़ा रेलवे ध्यान दी पीछे वाले जितना रिपीट करवाया जा रहा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर एक क्वेश्चन के पूरा आंसर याद हो चाहिए। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, लापरवाही अगर है तो मार पड़ी जाती। उठो लाले अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर मोरे डोले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगवाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न हो मेरे प्यारे अब मत सो। इसको किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय या जिनका उपनाम है हरिओम। ठीक है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्यान से सुनना है, चैन बना ली। ये 1 घंटा सब काम हुए थे, बाकी क्या करना हो। इससे क्या शिक्षा मिलती है? प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। अक्ल बिना नकल नहीं होता है। ठीक, कैसे? एक कौवा था, वह नदी के एक पेड़ पर रहता था। उसी नदी से थोड़ी दूर पर एक बगुला भी रहता था। बगुला सुबह सुबह नदी किनारे आता और मछलियाँ पकड़ता। कौवा पेड़ पर बैठा यह सब देखकर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना बगुले से दोस्ती कर ले। कौवा ने सोचा बगुला हो जाता है, रोज मछलियाँ पकड़ खाता है, तो अगर इससे दोस्ती करेंगे तो हमको मार पानी खाने को मिलेगा, हमको मछलियाँ खाने को। तो कौवे ने सोचा कि हमें बगुले से दोस्ती कर लें। यह सोच वह रोज नदी किनारे जाता और बगुले को नमस्कार करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। क्या हो गया? धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बगुला मछलियाँ पकड़ने में माहिर था। वह अपने ढंग से रोज नई नई मछलियाँ पकड़ता और कौवे को खिलाता। कौवे के तो दिल फिर गए, मानो उनकी मौज ही मौज थी। कहते बगुला मछली पकड़ता और उनको निकाल देता, वो आराम से बैठ के खाते। उससे हर दिन नया भोजन खाने को मिलता। उसे क्या है? हर दिन नया भोजन खाने को मिलता। बगुला आकाश में उड़ता लेकिन निगाह उसकी नीचे रहती। बगुला क्या है? आकाश में उड़ता लेकिन निगाह उसकी कहाँ पे रहती थी? नीचे रहती। मछली दिखाई देते ही वह तेजी से नीचे आता, अपनी लंबी चोंच पानी में डालता और पैर ऊंचे रखकर से मछली पकड़कर किनारे पर आ जाता। कौवा यह सब देखता तो उसका भी मन करता कि वह भी ऐसे ही मछलियाँ पकड़े। वह मन ही मन सोचा करता इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सोचकर उसने भी मछलियाँ पकड़ने का निश्चय किया। कौवा ने जिस प्रकार बगुला मछली पकड़ता है उस प्रकार पकड़ने का निश्चय किया। ऊपर उड़ना, निगाह नीचे की ओर रखना, मछली दिखाई देते ही नीचे आना, चोंच खोलकर पानी में डालना और पाँव ऊपर की ओर उठाना। मछली चोंच में आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। सब कुछ सोच विचार कर एक दिन कौवा आसमान में उड़ा, बहुत ऊंचा उड़ा।
उसके बाद में फिर तेजी से नीचे आया, पाँव ऊंचे रखे, चोंच नीचे कर फुर्ती से मछली पर झपटा, लेकिन मछली खिसक गई। कौवे ने बगुले की नकल तो की, पर वह विचार नहीं कर पाया कि बगुले की चोंच और पाँव दोनों ही लंबे होते हैं। कौवे की तरह कौवे की चोंच काई और बेलों में उलझ गई। पाँव ऊंचे थे ही कौवा छटपटाने लगा। चोंच छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सिर पानी में डूबता ही गया। तभी बगुला वहां आ पहुंचा, उसे दया आ गई। बगुले ने बड़ी मुश्किल से कौवे को पानी से बाहर खींचा। किनारे लाकर बगुले ने कौवे से कहा, करते हो सो कीजिए। समझ में आया? मुझे बताओ, नहीं समझ में आया? देखो हम ऐसे बता रहे हैं कहानी की तरह। कहानी की तरह कुछ इस प्रकार से है कि एक कौवा है, एक बगुला रहता है नदी के किनारे। ठीक, कहते हैं कि अकल बिना नकल नहीं होती। नकल करना वैसे जैसे पेपर में इत्यादि में नकल करना गलत काम है, लेकिन इससे हमें कुछ सीखना है। जैसे यहाँ पे कोई प्रिंट करना होगा तभी तो हम सीखेंगे, देख के नहीं तो सीखेंगे। उसी को कहते हैं नकल करना, लेकिन उसके लिए अकल होनी चाहिए। तो बगुला जो है रोज मछली निकालता था नदी से, और उसने फिर कौवा ने बगुला से दोस्ती कर ली। तो बगुले द्वारा निकाली गई मछली कौवे को खाने को मिलती थी, लेकिन कौवे ने सोचा हम क्यों इनकी निकाली हुई मछली खाएं, हम खुद ही मछली निकालें। तो जिस स्टाइल में बगुला मछली निकालता था, पैर ऊपर करके, चोंच लंबी करके, वही स्टाइल में बगुला कूदा पानी में और जा करके वही नदी में फंस गया। ठीक है, तो क्या है, यानी उन्होंने नकल करने का सोचा, लेकिन अकल नहीं लगाई। कौवा ने क्या है, अकल यानी ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार बगुला मछली पकड़ता है। तो फिर जब फंस गए तो फिर बगुले ने उनको बाहर निकाला। जब बगुले ने उनको बाहर निकाला तो कहा, करते हो सो कीजिए, नकल न कीजिए काग। यानी जो करते हो सो करो, लेकिन नकल न कीजिए काग। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काग। चोंच फंसेगी बेल में मतलब जो कुकुरकी आती है ना, उसमें उसको बेल कहते हैं। उसमें पाँव फंसेंगे और तुम्हारे जो पाँव हैं वो काट हो जाएंगे। काट मतलब उन्हीं में दब के मर जाओगे और पैर टूट जाएंगे, काट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसने कहा, बगुले ने कौवे से कहा कि नकल न करो हमारी। ठीक है, अब जैसे बंदर उछल कूद के पेड़ पर चढ़ जाता है, और कोई उसकी तरह नकल करके वो जमने लगे तो हाथ पैर तोड़ लेगा, जमीन तोड़ लेगा ना। जबकि उसके जो हाथ होते हैं नाखून बड़े होते हैं, बंदर के क्या होते हैं, नाखून बड़े होते हैं। और फिर उसको बहुत सारा अभ्यास होता है चढ़ने का, उसका रोज का काम है। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज पेड़ पर चढ़ने लगे तो जल्दी चढ़ जाएगा ना। अभी बंदर से कौन गाड़ी चलाएगा, चला देगा, नहीं चला पाएगा ना। तो जैसे जो काम वो डेली जो करता है वो बड़ी आसानी से कर लेता है ना। तो इसलिए नकल करते समय उसके पीछे अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि दौड़ लगाओ शरीर फुर्त रहता है, और तुम एक दिन दौड़ गए 10 किलोमीटर और दूसरे दिन उठ ही नहीं पाए हो, तो ये धीरे धीरे दौड़ना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना काम करना चाहिए। ठीक है, तो वही बगुले ने कहा कौवे से, करते हो तो कीजिए, नकल न कीजिए काग। चोंच फंसेगी बेल में, पाँव बनेंगे काट। कौवे को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने दोस्त बगले को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य में किसी की नकल न करने का भी निश्चय किया। कौवा समझ गया, नकल बिन अकल खतरा ही खतरा है। नकल बिना अकल, अकल बिना नकल क्या है, खतरा ही खतरा है। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। अगला है मैं और मेरा देश। मैं भारत के एक गांव के घर में जन्मा और पला बड़ा हुआ हूँ। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ, वह लोग मुझे स्नेह देते हैं। बड़ा हुआ तो मैं सोचने लगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। एक बड़ा वैज्ञानिक अपने आविष्कार से देश का भला कर सकता है। एक धनी व्यक्ति अपने धन को देश
के विकास कार्यों में लगा सकता है। एक विद्वान अपने देश को पढ़ा लिखाकर ज्ञानी बना सकता है, पर मुझ जैसा साधारण आदमी अपनी रोजी रोटी की चिंता में लगा रहता है। वह अपने देश के लिए चाह कर भी क्या कर सकता है? ये समस्या के हल के लिए एक किस्सा सुनिए। एक बार हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ जापान गए। वह रेल यात्रा कर रहे थे। उन दिनों ही फल ही उनका भोजन था। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बैठाने के लिए आया था। स्वामी जी के शब्द सुनते ही वह भाग कर गया और दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वह फल उसने स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी ने उन फलों के दाम पूछे तो वह युवक बोला, स्वामी जी, इनका मूल्य केवल इतना है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। यानी उसने सोचा कि हमारे देश की दूसरे देश में बदनामी ना हो, इसके चलते जिस जापानी युवक ने अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाने आया था, उसने स्वामी रामतीर्थ जी की बात सुनकर कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, उसने तुरंत ताजे फल ला कर के दिए। जब स्वामी जी ने उस फल का दाम पूछा कि जो आपने हमें फल ला के ताजे दिए हैं, इसका दाम क्या है, तो उस युवक ने बताया कि जब आप अपने देश में यानी भारत में आए, अपने देश में जाकर किसी से यह न कहना कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। सोचो उसकी अपने देश के प्रति कितनी बड़ी सोच थी। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। जानते हो उस युवक ने अपने एक कार्य से अपने देश का नाम कितना ऊंचा कर दिया है? जानते हो उसने इस कार्य से अपने देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। बहुत ऊंचा कैसे कर दिया कि एक जो है विदेशी नागरिक को उसने सम्मान यानी उसका सेवा सत्कार किया। कोई आपके घर में आते हैं तो आप लोग सेवा सत्कार करते हैं ना, उसी प्रकार जैसे आप कहीं जाते हो तो लोग सेवा सत्कार करते हैं। उसी प्रकार जो है स्वामी रामतीर्थ जब भारत से जापान गए थे तो उस जापानी युवक ने प्लेटफॉर्म पर ताजे फल देकर उनका स्वागत किया और जो है ये बताने का प्रयास किया। और जब उन्होंने दाम पूछा तो उसने दाम के रूप में कहा कि आप, क्योंकि स्वामी जी ने पहले ये कहा था कि शायद जापान में अच्छे ताजे फल नहीं मिलते, तो उसने कहा कि हमारा दाम यही है कि आप अपने देश में जाकर यही कहना कि जो है ये मत कहना कि जो है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। अब एक दूसरा किस्सा सुनिए। एक दूसरे देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया। ये तो था दूसरा किस्सा। अब आप एक दूसरा किस्सा सुनिए कि एक दूसरे देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह वहाँ के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। वहाँ के यानी वहाँ के कहाँ के जापान के सरकारी पुस्तकालय से उसने एक पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। युवक ने वह चित्र फाड़ दिए। क्या कर लिए? युवक ने वह चित्र फाड़ दिए। वह पुस्तक वापस करने गया तो वहाँ उसकी चोरी पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई? चोरी पकड़ी गई। यानी जो पुस्तक उन्होंने पुस्तकालय से उस शिक्षा लेने आए जापान के युवक ने निकाला था, तो उसकी चोरी पकड़ गई क्योंकि उन्होंने उसमें से अच्छे अच्छे चित्र फाड़ दिए थे। युवक ने वह चित्र फाड़ लिए। वह पुस्तक वापस करने गया तो उसकी चोरी पकड़ी गई। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। क्या किया गया? उसको जापान से निकाल दिया गया। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका विद्यार्थी है कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी वह व्यक्ति जिस देश का निवासी था, उस देश का कोई भी नागरिक या कोई भी विद्यार्थी उस पुस्तकालय में अंदर नहीं जा सकता। इस युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया नहीं, क्योंकि उसने वहाँ पर अच्छी अच्छी तस्वीरों को पुस्तक में से चोरी की थी ना। उस पर पूरे सोचो पूरे देश के लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ा।
से स्पष्ट होता है कि हम अपने कार्यों एवं व्यवहार से देश का गौरव बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं अपने देश का नागरिक हूँ, मैं ही अपना देश हूँ, और मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें देश की शक्ति को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरे देशों की तुलना में अपने देश को कभी नीचा नहीं बताना चाहिए। इस तरह की बातों से दूसरे देश की ताकत में दरार पड़ती है। दूसरी बात यह है कि देश के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। हम सोचें कि क्या हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? क्या हम अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? क्या हम मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं? दफ्तर, घर, गली को गंदा रखते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो देश के सौंदर्य को चोट पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? चोट पहुंचाते हैं। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश पर गर्व का अनुभव करे और उसकी उन्नति के उपायों में भागीदार बने। क्या बने? भागीदार बने। अब बात आती है हमारे बापू का कुर्ता। गांधी जी के बारे में हम सभी ने सुना है। सारा देश उन्हें प्यार से बापू कहता था। उनकी वेशभूषा बहुत बड़ी साधारण थी। वह केवल एक धोती पहनते थे। उनको छोटे बच्चों से बेहद प्यार था। वह जहाँ भी रहते वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। इनमें बच्चे भी होते थे। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ के साथ बापू से मिलने आया। उसकी उम्र 8-9 साल की थी। बच्चे ने गांधी जी को केवल एक धोती पहने देखा तो उसे हैरानी हुई और दुख भी। उसने मन ही मन सोचा, बापू इतने बड़े आदमी हैं और उनके पास पहनने को एक कुर्ता तक नहीं है। वह सोच में पड़ गया। जब उससे रहा न गया तो उसने गांधी जी से पूछ ही दिया, बाबू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? गांधी जी बच्चे की बात सुनकर चकराए। उन्होंने तुरंत प्यार से हंसकर कहा, बेटा मैं कुर्ता कैसे सिलवाऊं? कुर्ते के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो बस बहुत गरीब आदमी हूँ। गांधी जी की बात सुनकर बच्चा कुछ परेशान हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं बापू, मेरी माँ को सिलाई आती है, वह लोगों के कपड़े सिलती है। मैं माँ से कहकर आपके लिए भी एक कुर्ता सिलवा देता हूँ, फिर आप कुर्ता पहनेंगे ना? गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और हंसकर बोला, हंसकर पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देंगी बेटा? बच्चा खुश हो गया और किसी से बोला, आपको कितने चाहिए बापू? 2-3, आप जितने कहेंगे मैं माँ से कहकर उतने कुर्ते सिलवा लूँगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है। अब गांधी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा मैं तो अकेला नहीं हूँ। जब तक मेरे भाई बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं हो जाते मैं अकेला कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ? कितने भाई बहन हैं आपके? बच्चे ने फिर पूछा कि आपके कितने भाई बहन हैं? तो गांधी जी ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे समझाते हुए उन्होंने कहा, बेटा देश के सारे लोग मेरे धर्म भाई बहन हैं। उनमें से अनेक के तन पर कपड़े नहीं हैं। जब तक सभी लोगों के तन पर कपड़े न एकत्रित सभी लोगों के तन पर कपड़े न हो तब तक मैं भी कुर्ता नहीं पहन सकता।
बोलो बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे सभी भाई बहन के लिए कपड़े सिल देंगी? बच्चा सोच में पड़ गया। देश में जितने लोग होंगे उतनी तो उसे गिनती भी नहीं आती। कैसे सिल पाएगी उसकी माँ इतने सारे कुर्ते? पर गांधी जी तो सभी से बड़े थे। उनके लिए तो सारा देश एक परिवार था। वह सबसे बड़े थे, सबके बापू थे। जब तक सभी के पास पहनने के कपड़े ना हो तब तक बापू कुर्ता कैसे पहन सकते हैं? परिहित सबसे बड़ा धर्म है। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि परिहित क्या है? सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है। तो अपनी किताब की शिक्षा दस हो गया था ना? यदि नहीं हुआ इसमें कोई उदाहरण नहीं है। देखो प्रिय बच्चों, आपने अपने घर के आसपास अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े देखे होंगे। अब आप दिए गए चित्रों को पहचान में सहायता करते हैं की सहायता से इनके नाम होती है। जैसे कि पहला है ततैया, दूसरा है गुबरैला, तीसरा है, ये सब इसके नाम होती है। इसको भरो और क्या नाम है? इधर पीछे आंसर दिए गए हैं, इसको पेंसिल से करना खिलाओ।